हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक बाय संगीता सरकार। और आज की पहली क्लास में हम डीएवी इंस्टीट्यूशंस जो कि वेस्ट बंगाल जोन का जो थर्ड पीरियोडिक टेस्ट है उसका मैथ्स का पेपर सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग टुडेज क्वेश्चन पेपर। ओके, सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वहां पे हमसे क्या पूछा गया है। पहले मैं थोड़ा सा कलर चेक कर लेती हूँ। हाँ, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वहां पे हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोल्ड बाय मेजरिंग कैपेसिटी। मतलब कैपेसिटी मेजर करके इन चारों में से कौन सी आइटम्स को हम बेचते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कैपेसिटी किस चीज की होती है, लिक्विड्स की होती है, राइट। लिक्विड्स या फिर हम लिख सकते हैं फ्लूइड्स की होती है। ओके, सो अगर हम देखें तो लिक्विड्स में क्या आएगा, यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ए एप्पल्स है। एप्पल्स का हम वेट मेजर करते हैं। जो राइस है उसका भी हम वेट यानी कि वजन मेजर करते हैं। जो गोल्ड है उसका भी हम वेट या वजन मेजर करते हैं। यहाँ पर एक ही लिक्विड आइटम हमको दिख रहा है, दैट इज मिल्क। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, मिल्क। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे हमको बताया गया है कि कुछ फ्रैक्शंस है। अब ये फ्रैक्शंस कैसी फ्रैक्शंस है ये हमको यहाँ पे ब्लैंक में लिखना है। तो अगर हम सारे फ्रैक्शंस को देखें तो ये क्या है, 8/25, 11/25, 42/25। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक फ्रैक्शन का क्या होता है, न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। तो अगर आप देखेंगे कि इन तीनों फ्रैक्शंस में जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, ठीक है। तो जैसे फ्रैक्शंस जिनकी डिनोमिनेटर सेम होती है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। ओके, अब चलते हैं एक क्वेश्चन जो कि क्लॉक से रिलेटेड है। यहाँ पर हमको क्या बताना है, चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द क्लॉक इन द फिगर शोज अ सर्टेन टाइम। ये जो घड़ी है यहाँ पर एक टाइम दिखाई गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट टाइम। यहाँ पर जो हमको टाइम दिखाया गया है, चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा आंसर सही है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कौन सी आवर हैंड है और वो कहाँ पे रुकी हुई है, और कौन सी मिनट हैंड है वो कहाँ पर रुकी हुई है। जो आवर हैंड है जैसे कि आप देख पा रहे हैं वो 3 और 4 इसके बीच है। 3 से वो ज्यादा क्रॉस कर चुकी है पर ये अभी टोटली 4 की तरफ नहीं आई है, कुछ ऐसी जगह पे है। इट इज बिटवीन 3 and 4। हम यहाँ पे लिख लेते हैं बिटवीन 3 and 4, ठीक है बच्चों। और जो मिनट हैंड है वो कहां पर रुकी हुई है, वो रुकी हुई है 6 पे। तो जब भी मिनट हैंड 6 पे रुकी होती है तो ये हमको क्या बताता है, 30 मिनट्स हो चुके हैं, गुजर चुके हैं, राइट। अब आते हैं आवर हैंड का जो प्रॉब्लम है उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे ऑप्शन में 3:30 भी दिया गया है, 4:30 भी दिया गया है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा उसको समझने के लिए एक ट्रिक क्या है, देखिए। यहाँ पर 3 और 4 ये जो टाइमिंग है, 3 वो क्रॉस कर चुका है पर अभी तक 4 बजे नहीं है। ऑब्वियसली जो टाइम है वो क्या है, 3:30, मतलब 3 o'clock से 30 मिनट्स पास हो चुका है। 30 मिनट्स पास 3। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ए। क्यों हमने 3 को पकड़ा, क्यों 4 को नहीं पकड़ा, क्योंकि अभी जो आवर हैंड है वो 4 को पॉइंट नहीं कर रही है या फिर 4 को क्रॉस नहीं कर चुकी है। तो उसने किसको क्रॉस किया है, उसने 3 का जो लाइन है उसको क्रॉस कर लिया है। तो द टाइम इज 3:30 यहाँ पे। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। हमको यहाँ पे क्या करना है, कन्वर्ट 35 kg 9 grams into ग्राम्स। इस पूरे को हमको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। तो हम क्वेश्चन थोड़ा सा लिख लेते हैं वन नोट पे। 35 kg 9 ग्राम। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, 35 kg और 9 ग्राम को हमें कन्वर्ट करना है इनटू ग्राम। ओके, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जो केजी है, केजी से ग्राम में जाने के लिए हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये मैं बच्चों को कैसे समझाती हूँ कि आउट ऑफ केजी एंड ग्राम कौन बड़ा है, केजी बड़ा है।
तो जब भी हम कोई बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की ओर जाते हैं सो हमें मल्टीप्लाई करना होता है। और क्योंकि केजी और ग्राम की बॉन्डिंग नंबर क्या है, वो है 1000। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे 35 इंटू 1000। अब ये केजी नहीं रहा, अब ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया, प्लस 9 ग्राम। ओके, सो फिर से हम क्या लिखेंगे, 35,000 ग्राम प्लस 9 ग्राम। सो इसका आंसर क्या आएगा, अगर हम 9 जोड़ेंगे 35,000 में तो आंसर क्या आएगा, 35,009 ग्राम। ओके, और मैं ये बच्चों को ऐसे भी समझाती हूँ कि हम जब बड़े होते हैं वो आसानी से चीजें शेयर करते हैं, वो दान करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम तब मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज मल्टीप्लाई करने से वो बढ़ती है। और जो छोटे बच्चे होते हैं वो थोड़े से सेल्फिश होते हैं, वो चाहते हैं कि नहीं मेरे पास ही सब कुछ रहे। तो जब हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो तब हम डिवीजन उसका इस्तेमाल करते हैं। और कितने नंबर से डिवाइड करेंगे वो डिपेंड करता है कि उन दो यूनिट्स के बीच में कितने की बॉन्डिंग है। सो क्योंकि यहाँ पर केजी और ग्राम के बीच की बॉन्डिंग है तो हमने यहाँ पे जो नंबर मल्टीप्लाई किया है वो है 1000। और क्यों यहाँ पे हमने मल्टीप्लीकेशन को किया है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट, क्योंकि केजी बड़ी होती है ग्राम के कंपैरिजन में, सो बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट को हम जैसे ही जा रहे हैं तो हम 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सो हमने फोर्थ क्वेश्चन ये सॉल्व किया, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करने की बारी है। इफ 4th of February is Monday, what day will be 25th of February? सो चलिए फिर से हम इसको सॉल्व करते हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन था, फोर्थ था कि, एक मिनट सॉरी थोड़ा सा देख लेती हूँ मैं। हाँ, दिस इज फोर्थ क्वेश्चन, अभी हम फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो फिफ्थ क्वेश्चन हम करते हैं, क्या कहा गया है हमसे कि 4th February को कौन सा दिन था, उस दिन था मंडे, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 25th of February कौन सी डे होगी, राइट ये हमको फाइंड आउट करना है। सो इसका सबसे अच्छा ट्रिक क्या है, हम क्या जानते हैं कि अगर 4 तारीख को मंडे है तो ठीक 7 दिन बाद अगेन जो दिन आएगा वो मंडे होगा। सो अगर हम 4 + 7 करें तो हमको मिलता है 11, ठीक है। सो 11th Feb इट विल बी मंडे अगेन, राइट। अब 11 में अगर फिर से 7 जोड़ेंगे तो फिर से जो दिन आएगा वो फिर से मंडे होगा। सो 11 + 7 अगर हम करेंगे तो कौन सी डेट आ रही है, 18th Feb आ रही है, ठीक है। तो वो फिर से मंडे हो गया। अब आते हैं 18 तारीख में और 7 जोड़ेंगे। सो 18 में अगर हम 7 और जोड़े तो कितना आ रहा है, सो 8 + 7 करते हैं, 9 10 11 12 13 14 15। सो 5 यहाँ पे आया, कैरी 1, सो 1 + 1 2। सो 25th Feb भी कौन सा डे होगा, वो भी मंडे ही होगा। सो हमें इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिला कि 25th of February विल बी मंडे, ठीक है। सो अब 6th नंबर क्वेश्चन क्या है वो देख लिया जाए। 6th नंबर क्वेश्चन में हमको कहा गया है फाइंड 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 7/18। सो 7/18 का हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालना है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन लिख लेते हैं, क्या है ये फ्रैक्शन, थोड़ा सा वेट करिए बच्चों। ओके, सो द फ्रैक्शन इज 7/18, ओके। और हमको कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालना है, हमको 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालना है। तो जैसे कि बच्चों आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें जो न्यूमरेटर है यानी कि जो यहाँ पर 7 है और जो डिनोमिनेटर है जो कि यहाँ पर 18 है उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। बट हम यहाँ पे 0 या 1 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि 0 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 0 मिलेगा, और अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अगेन यही 7/18 ही मिल जाएगा। सो हम क्या करेंगे, 0 और 1 को छोड़ के बाकी कोई भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इजी होगा अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ। सो 7 × 2, न्यूमरेटर में भी जो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में भी वही करेंगे। सो हमारे पास नंबर क्या आ रहा है, न्यूमरेटर
डिनोमिनेटर में। 7 टू जा कितना होता है बच्चों? 14 होता है। और 18 टू जा क्या होता है? 2 8 जा 16, ऊपर कैरी 1, 2 1 जा 2, तो 36। सो पहला जो फ्रैक्शन है इक्विवेलेंट वो हमको मिल गया, दैट इज 14/36। अब दूसरा निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगेन मैंने 7 न्यूमरेटर को और 18 डिनोमिनेटर को सेम नंबर जो कि है 3 उससे मल्टीप्लाई किया है। सो 7 3 जा कितना होता है बच्चों? 21 होता है। और 18 3 जा कितना होता है? तो चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं। 3 8 जा कितना हुआ? 24 का 4 बैठा, 2 कैरी चला गया, 3 1 जा 3 और 2, सो 54। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि 14/36 and 21/54 are the two equivalent fractions of 7/18। ठीक है, सो हमसे दो फ्रैक्शंस मांगे गए थे, इक्विवेलेंट हमने निकाल दी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7th क्वेश्चन तो बड़ा ही इजी है, बस इसमें हमको डायग्राम को बड़े ध्यान से देखना है। सो स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहले हम डायग्राम पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। सो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं? हम यहाँ पर कुछ बल्ब्स देख पा रहे हैं। इन बल्ब्स में कुछ ग्लोइंग है, मतलब कुछ जले हुए हैं, और कुछ फ्यूज्ड है, मतलब जो जल नहीं रहे हैं। सो हमको यहाँ पर क्या निकालना है? What is the fraction of the glowing bulbs? So कितने bulbs जल रहे हैं उसका फ्रैक्शन हमें निकालना है। और what is the fraction of fused bulb? और कितने bulbs fused है उसका फ्रैक्शन निकालना है। So obviously फ्रैक्शन जब हम निकालेंगे, so we must know the total number of bulbs. So total number of bulbs कितने हुए? चलिए गिनते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। सो 28 बल्ब्स है टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स, जो कि हमें डिनोमिनेटर में लिखना है। सो अब निकालते हैं फ्रैक्शन ऑफ ग्लोइंग बल्ब्स। सो 28 बल्ब्स में कितने जल रहे हैं? सो फ्रैक्शन ऑफ ग्लोइंग बल्ब्स। सो इस पे डिनोमिनेटर में 28 हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि 28 बल्ब्स में कितने ग्लो कर रहे हैं वो हमें काउंट करना है। सो काउंटिंग को इजी बनाने के लिए जल्दी से इसे इरेज कर लिया जाए। ओके, आप भी मेरे साथ साथ मैथ्स करना, ठीक है। सो अब काउंट करते कि ग्लोइंग बल्ब्स कितने। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। So 16 bulbs are glowing out of 28 bulbs. So fraction of glowing bulbs क्या होगा? 16/28। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जहां पे हमको फ्रैक्शन ऑफ फ्यूज्ड बल्ब मांगा है। ठीक है, सो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 28 डिनोमिनेटर में रहेगा। और हम क्या जानते हैं कि अगर हम टोटल बल्ब से ग्लोइंग बल्ब्स को माइनस करें तो हमको मिल जाएगा फ्यूज्ड बल्ब्स का फ्रैक्शन। सो 8 से 6 गया, अगर इसको ऐसे माइनस करके भी दिखाएं इजी रहेगा। 28 minus 16, so 8 minus 6 gives us 2, 2 minus 1 gives us 1। so यहाँ पे क्या होगा? 12/28। सो क्लैरिटी के लिए एक बार गिन भी लिया जाए, ठीक है। वैसे तो ये आंसर सही ही है, पर क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा समझाना भी पड़ेगा, तो इसको एक बार गिन लेते हैं कि कितने बल्ब फ्यूज्ड है। तो जो जल नहीं रहे उनको अभी हम गिनेंगे। सो 1, फिर यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो देखिए हमारा आंसर वही आया, दैट इज 12 आउट ऑफ 28 बल्ब्स आर फ्यूज्ड। सो बड़ा ही इजी क्वेश्चन था ना बच्चों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि फाइंड द मिसिंग टर्म। सो ये क्वेश्चन जल्दी से हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो 7th वाला हमने यहीं पे सॉल्व कर लिया, तो हम इसको 8th बना देते हैं।
ओके, सो 8। सो यहाँ पर हमको क्या लिखा गया है, 7/9 है इक्वल्स टू 42 क्वेश्चन मार्क है, यही है ना, एक बार देख लेते हैं। 7/9 इक्वल्स टू 42 सो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये हमको फ्रैक्शन से पूछा गया है। सो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए समझते हैं। सो इसको हम लिखेंगे कैसे, 7/9। अब 7 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमको 42 मिले, ठीक है। सो 7 इंटू 6 कर रहे हैं, ठीक है, 7 6 42 होता है। तो हमने क्या देखा है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम 9 को भी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6 से करेंगे। तो हमको आंसर क्या मिल रहा है, 7 6 42 और 9 6 कितना होता है, 8 6 48, 49 50 51 52 53 54, राइट। सो 9 6 54। सो ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आंसर इज 54, राइट। अब ऐसा ही शायद दूसरा एक और क्वेश्चन भी है यहाँ पे। सो ये ए का आंसर हमने निकाला, 8th के ए का आंसर निकाला। अब चलते हैं 8th के बी की ओर। बी में देख लेते हैं क्या दिया गया है हमको। बी में हमसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क बाय 45 इक्वल्स टू 9/5। ओके, सो लिख लेते हैं, क्वेश्चन मार्क बाय 45 इज इक्वल्स टू 9/5, राइट। सो ये भी हमको वैसे ही सॉल्व करना है कि हम 9/5 को ले लेते हैं, ठीक है। अब हमको ये नीचे वाला डिनोमिनेटर बता दिया कि 45 होना चाहिए। सो 5 के टेबल में 45 कब आता है, 5 9 45 आता है। सो हमें ऊपर भी 9 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो हमारा यहाँ पे ऊपर का न्यूमरेटर क्या रहेगा, ऊपर का न्यूमरेटर हो जाएगा 9 9 81 और 5 9 45 तो पहले से ही था। सो यहाँ पे हम आंसर क्या लिखेंगे, आंसर विल बी 81। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको क्या कहा गया है कि रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन 1, मतलब जो इंटीग्रल पार्ट है वो है 1 और फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 1/4 पिक्टोरली। व्हाट टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज इट। सो सबसे पहले हम फ्रैक्शन को लिख लेते हैं कि 1 1/4। सो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि इनको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड नंबर या मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड नंबर, ठीक है। सो मिक्स्ड नंबर को हमें अब पिक्टोरियली दिखाना है, तब डायग्राम्स बना के दिखाने हैं। तो चलिए हम शेप सिलेक्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, एक ऐसा रेक्टेंगल लूंगी, इसी को कंट्रोल C करके कॉपी करेंगे और कंट्रोल V करेंगे, तो सेम टू सेम साइज का आ गया बच्चों, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हमको कहा है कि इसको पिक्टोरली हमको दिखाना है। सो कितने पार्ट्स है, 4 पार्ट्स है। तो मैं ट्राई करती हूँ थोड़ा थोड़ा इक्वल पार्ट्स बनाने का, एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं होगा बट ट्राई कर रही हूँ, ठीक है, बट ये इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। सो दोनों में हम क्या करेंगे, इस एक रेक्टेंगल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब पहले वाले में 1 कंप्लीट है तो सारा ही शेडेड रहेगा। पहला पार्ट शेड किया, दूसरा पार्ट भी शेड किया, तीसरा पार्ट भी शेड किया, चौथा पार्ट भी शेड किया। सो इस फ्रैक्शन को अगर हम लिखना चाहेंगे तो कितने पार्ट्स थे, 4 पार्ट्स थे। कितने पार्ट्स हमने शेड किए, 4 पार्ट शेड किए। सो 4/4 मतलब क्या, 1। सो हमने 1 को तो दिखा दिया पिक्टोरली, ठीक है। अब हमको क्या कहा है कि हमको 1/4 को समझाना है। तो 4 पार्ट्स में कितने शेडेड पार्ट्स है, एक पार्ट शेडेड है, तो ये आ गया 1/4। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट 1/4 पिक्टोरली, ठीक है बच्चों। सो ये है इसका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अगर आपको मेरी स्पीड थोड़ी तेज लग रही है तो आप इसको स्लो मोशन में भी सुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अरे वाह, इसमें हमको क्या करना है, हमको बहुत सारे वेट्स नजर आ रहे हैं। सो फिगर को देखते हैं, लुक एट द फिगर एंड डू एज डायरेक्टेड। सो हमको फिगर देखना है, कैलकुलेट द टोटल वेट। ओके, सो हमको ये जो वेट्स दिए गए हैं इनका टोटल वेट हमको कैलकुलेट करना है। हाउ मच मोर वेट शुड बी एडेड टू मेक इट अ टोटल वेट ऑफ 3 kg।
सो कितना वेट हमको ऐड करना पड़ेगा सो दैट वी गेट अ टोटल वेट ऑफ 3 kg। सो पहले हम देख लेते हैं कि वेट्स क्या है। 1 kg का एक है, 500 ग्राम दो है, 250 ग्राम दो है, 100 ग्राम दो है और 50 ग्राम्स एक है। सो जल्दी से हम इनको लिख लेते हैं ऐसे करके। सो केजी इधर, ग्राम्स इधर। सो 500 एक ही है, ग्राम्स में हम 0 बिठा देंगे, ठीक है। अब 1 kg, सॉरी 500 का ग्राम था ना वो, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके। सो यहाँ पे हम 0 0 डाल रहे हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे 500। फिर हमको 1 kg के दो दिए गए हैं, सो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। 1 kg हम 2 बार लिखेंगे, राइट। रुकिए थोड़ा सा। सो 1 kg 2 बार लिखेंगे। फिर क्या है, एक बार देख लेते हैं। ओ नो, मैं गलत कर रही हूँ, वेट। सो 1 kg, ठीक है, 500 ग्राम्स 2 टाइम्स लिखा गया है। 250 ग्राम्स भी 2 टाइम्स लिखी गई है और 100 ग्राम्स भी 2 टाइम्स लिखी गई है और यहाँ पे 50 ग्राम्स एक बार लिखी गई है, ठीक है ना। सो हमको ये पूरा ऐड करना पड़ेगा। सो चलिए इसे ऐड करने की कोशिश करते हैं। सो टोटल वेट हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पे सारा इधर पे 0 आ गया, यहाँ पे 5 5 5। सो 5 5 10 प्लस 5 15, कैरी 1। सो 5 5 10 और 1 11, 12 13, 14 15, 16 17। सो यहाँ पे हम 7 लिखेंगे और यहाँ पे एक यहाँ पे कैरी चला गया। सो 1 + 1 2। सो टोटल वेट कितना है यहाँ पे, टोटल वेट इज इक्वल्स टू 2 kg 750 ग्राम्स। अब हमसे पूछा गया है कि इस वेट में हम कितना वजन ऐड करें कि हमको 3 kg मिले, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले kg और ग्राम्स लिखेंगे। हमको कितना लाना है, 3 kg लाना है, तो 3 यहाँ पे हम 3 zeros डाल देंगे। हमारे पास टोटल वेट कितना है, 2 kg 750 ग्राम्स है, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो जैसे कि बच्चों आप देख पा रहे हैं कि 0 ग्राम से हमें कोई भी चीज हम दे नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 kg को बना देंगे 2 kg, इससे 1 kg उधार लेंगे। सो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। सो ये यहाँ पे बन जाएगा 1000, राइट। अब इसको माइनस करते हैं। सो 0 से 0 गया 0, 10 से 5 गया, क्योंकि 0 से 5 तो जा नहीं सकता, तो इसको हम 10 पकड़ेंगे। 10 से 5 गया तो 5। अब यहाँ पर 7, ये बन जाएगा 8। सो अगेन 0 से 8 तो जा नहीं सकता, तो 10 से 8 गया तो 2, और यहाँ पे 1 से 1 गया तो 0, और 2 से 2 गया तो अगेन 0। सो हमारा आंसर क्या आ रहा है कि 250 ग्राम्स ऑफ वेट must be added to make it 3 kg, राइट बच्चों। सो एक बार ये आप देख लीजिए, ये जो मैंने सॉल्व किया है, अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब हमने ये कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया था, 10th किया था ना। अब आते हैं 11th वाले क्वेश्चन पे। सो पढ़ लेते हैं 11th वाला क्वेश्चन क्या है। सो इसका मैं आंसर यहीं पास में ही लिख दे रही हूँ। विच यूनिट विल यू चूज टू एक्सप्रेस द फॉलोइंग। सो यहाँ पर कुछ कुछ चीजें हमको दी गई है, तो हम कौन सा यूनिट इस्तेमाल करेंगे इन चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए। सो ऑयल इन ए स्पून, मतलब हम चम्मच में जो तेल लेते हैं उसको हम किस यूनिट में एक्सप्रेस करें, तो वो बहुत ही कम क्वांटिटी है। सो उसको हम ml में एक्सप्रेस करेंगे, राइट। वाटर इन अ रिजर्वर, रिजर्वर में पानी बहुत ज्यादा होता है, तो हम उसको लीटर में एक्सप्रेस करेंगे। डीजल इन अ ट्रक, ट्रक में जब हम तेल डालते हैं तो 1 लीटर 2 लीटर ऐसा करके डालते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम लीटर का इस्तेमाल करेंगे। इंक इन एन इंक पॉट, इंक पॉट एक छोटा सा जगह होता है,
जहाँ पे इंक डाली रहती है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, ml का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आप देखना इंक पॉट में पीछे लिखा रहता है इतना ml उतना ml करके। कॉफी इन अ कप, सो ऑब्वियसली हम लीटर लीटर भर तो कॉफी पीते नहीं है, कप छोटा ही होता है, तो हम यहाँ पे भी इसको ml ही यूनिट का इस्तेमाल करेंगे। जूस इन अ बॉटल, अब बॉटल जो होती है वो 1 लीटर जूस भी बेचती है, ml में भी जूस बेचती है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ml और लीटर। ठीक है, तो ये 2 यूनिट्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अगर छोटी बॉटल है तो वहां पर जूस ml में रहेगी, और अगर बड़ी बॉटल है तो फिर लीटर में रहेगी। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। तो मिस्टर राम वेज 48 kg 70 ग्राम। सो मिस्टर राम का वजन कितना है, 48 kg 70 ग्राम है। एंड मिस्टर मोहन वेज 4 kg 50 ग्राम लेस देन मिस्टर राम, और मिस्टर मोहन का वजन 4 kg 50 ग्राम कम है मिस्टर राम से। व्हाट विल बी द टोटल वेट ऑफ बोथ द मेन, दोनों आदमियों का टोटल वेट कितना है। तो हम धीरे धीरे करके लिख लेते हैं अच्छे से, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है तो हमको प्रॉपरली लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट्स में। सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वेट ऑफ मिस्टर राम, दैट इज इक्वल्स टू कितना बताया गया है क्वेश्चन पेपर में, 48 kg 70 ग्राम। चलिए लिख लेते हैं 48 kg 70 ग्राम, राइट। अब लिखेंगे हम क्या, वेट ऑफ मिस्टर, आई थिंक ये मोहन था ना, मिस्टर मोहन। सो मिस्टर मोहन जी का वेट मिस्टर राम से कम है, कितना कम है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसे लिखते हैं 48 kg 70 ग्राम माइनस, चलिए देखते हैं कितना कहाँ है, 4 kg 50 ग्राम। सो 4 kg 50 ग्राम। अब जल्दी से इसको यहाँ पे लेफ्ट साइड में सॉल्व कर लेते हैं। सो ऊपर केजी लिखेंगे, इधर पे ग्राम लिखेंगे, इधर पे 48 लिखेंगे, यहाँ पर 70 लिखेंगे। माइनस करना है हमको, माइनस साइन डालेंगे, 4 kg यहाँ पर, 50 ग्राम्स यहाँ पर। तो जल्दी से माइनस करते हैं, 0 से 0 गया तो 0, 7 से 5 गया तो 2, 8 से 4 गया तो 4, 4 यहाँ पर आ गया। सो मिस्टर मोहन का वेट कितना है, 44 kg, और कितने ग्राम्स, 20 ग्राम्स, राइट। अब हमसे कहा गया है कि दोनों का टोटल वेट कितना है, सो वेट ऑफ बोथ मेन। सो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मिस्टर राम जी का वेट लिख लेते हैं, 48 kg 70 ग्राम, प्लस मिस्टर मोहन का वेट कितना आया, 44 kg 20 ग्राम। सो अगेन इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, फिर से यहाँ पे kg और इधर पे ग्राम, इधर पे 48, इधर पे 70, इधर पे 44 और इधर पे 20, क्योंकि केजी के नीचे हम केजी वाला नंबर लिखते हैं, ग्राम्स के नीचे हम ग्राम्स वाला लिखते हैं। तो अभी हम इनको ऐड करेंगे। सो 0 + 0 0, 7 + 2 = 9, 8 + 4 = 12, 8 9 10 11 12, कैरी 1, 4 + 4 8, और ये आ गया 9। सो इसका आंसर क्या होगा, 92 kg एंड 90 ग्राम। सो दोनों आदमियों का मिलाकर जो वेट है, टोटल वेट क्या है, 92 kg 90 ग्राम। सो अभी ये हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया था, हमने 11th क्वेश्चन सॉल्व किया था। बढ़ते हैं 12th नंबर क्वेश्चन की ओर। 12th नंबर क्वेश्चन, ओ सॉरी, ये हमारा 12th नंबर क्वेश्चन ही था, सॉरी सॉरी, जस्ट वेट अ मोमेंट। अभी हम 13th की ओर बढ़ेंगे। अच्छा वेट, ऊपर का मैं थोड़ा सा नंबरिंग ठीक से कर देती हूँ, हमने 12th ही अभी कंप्लीट किया। सो ये 12th हमने कंप्लीट किया, अभी हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। सो 13th नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि इन विच ईयर डिड चंद्रयान 3 मेक इट सक्सेसफुल लैंडिंग। सो चंद्रयान 3 ने अपनी सक्सेसफुल लैंडिंग कौन सी ईयर में की थी। सो हम यहाँ पे लिखते हैं चंद्रयान 3 मेड इट्स सक्सेसफुल
landing in the year 2023। ठीक है, पहले वाले का आंसर हमने दे दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमसे क्या पूछा है, इज दैट अ लीप ईयर, गिव रीजन। सो लीप ईयर है कि नहीं कोई साल, उसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये सेंचुरियल ईयर नहीं है, मतलब ऐसे इनको हम सेंचुरियल ईयर कहते हैं जिनके पीछे दो दो जीरोज होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये ऐसी ईयर नहीं है, सेंचुरियल ईयर्स को लीप ईयर है कि नहीं इसका पता करने के लिए वी हैव टू डिवाइड इट बाई 400। पर क्योंकि 2023 सेंचुरियल ईयर नहीं है, तो हम इसको डिवाइड किससे करेंगे, हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। और अगर ये 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तब ये लीप ईयर है, पर अगर नहीं होता है तो फिर ये लीप ईयर नहीं है। सो हम क्या करेंगे, इसको 2023 को 4 से डिवाइड करेंगे। सो अब डिवाइड करते हैं जल्दी से, 2023 और यहाँ पे 4। सो यहाँ पे बाहर सिंगल डिजिट है और अंदर की सिंगल डिजिट बाहर के डिजिट से छोटी है, तो हमको 2 डिजिट लेना पड़ेगा साथ में। सो 4 5 क्या होता है 20। अब इसको माइनस करेंगे, कौन उतरा, 2 उतरा। अब 2 तो जाएगा नहीं, तो हम 0 से इसको करके ऐसे 2 और अब 3 उतरेगा। ठीक है, सो अगेन 4 5 20 माइनस करते हैं, क्या बचता है, 3 रिमाइंडर बच जा रहा है। सो क्योंकि ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, सो इट इज नॉट अ लीप ईयर। सो हम कैसे लिखेंगे, 2023 इज नॉट अ लीप ईयर बिकॉज इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4। सो रीजन भी दे दिया क्यों लीप ईयर नहीं है, क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं जा रहा है, ये रिमाइंडर छोड़ रहा है, कंप्लीटली ये डिवाइड नहीं हो रहा है। ओके, सो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14th नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, 14 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, रजत ट्रेवल्स 2 hours 35 minutes बाय ट्रेन एंड 1 hour 27 minutes बाय टैक्सी टू रीच हिज विलेज। सो रजत क्या कर रहा है, ट्रेन से जा रहा है 2 घंटे 35 मिनट्स और टैक्सी से जा रहा है 1 hour 27 minutes ताकि वो विलेज पहुंच सके। हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू रीच हिज विलेज। सो विलेज पहुंचने में उसको कितना टाइम लग रहा है, जो टाइम निकलेगा आंसर में उसको हमको मिनट्स में कन्वर्ट करना है। सो हम क्या करेंगे, रजत ट्रेवल्स बाय ट्रेन पहले लिख देते हैं, रजत ट्रेवल्स बाय ट्रेन, कितना टाइम ले रहे हैं वो ले रहे हैं 2 hour 35 minutes, 2 hour 35 minute। रजत ट्रेवल्स बाय टैक्सी, ये कितना था 1 hour 27 minute। ओके, सो फिर क्या कहा गया है कि हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू रीच हिज विलेज। सो टाइम टेकन टू रीच हिज विलेज। सो हम क्या करेंगे, दोनों टाइम को हमको क्या करना पड़ेगा, यस हमको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो ट्रेन से थोड़ा सा रास्ता आए फिर टैक्सी से बाकी रास्ता आए। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों टाइम को ऐड करेंगे। सो 2 hour 35 minutes प्लस 1 hour 27 minute हो गया। सो हम जल्दी से इसको ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आवर, यहाँ पे लिखेंगे मिनट्स। ओके, आवर के नीचे हम उनकी वैल्यू बिठा देते हैं 2, यहाँ पे आ गया 35 और यहाँ पे हम बिठाएंगे 1 और यहाँ पे आ गया 27। अब इसको हम ऐड करेंगे। सो चलिए ऐड करते हैं। सो 7 + 5 कितना होता है, 8 9 10 11 12। सो 12 यहाँ पे आया, 1 कैरी गया, 3 + 2 5 यहाँ पे 6 आया। ओके, और 2 + 1 यहाँ पे 3 आया। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है
कि जो 62 मिनट्स है, हम जानते हैं 60 मिनट्स में 1 आवर हो जाता है। सो क्योंकि यहाँ पर 62 मिनट्स हो गया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 घंटा माइनस कर देंगे, यानी कि हम यहाँ पे 60 मिनट्स माइनस करेंगे तो वो 60 मिनट्स कहाँ पे जाएगा, हवा में तो घूमेगा नहीं, वो यहाँ पर एज 1 आवर ऐड होगा। तो अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 62 माइनस 60 हमको क्या मिल रहा है, 2 माइनस 0 2 दे रहा है, ठीक है, 6 माइनस 6 0 दे रहा है, और यहाँ पर 3 प्लस 1 क्या हो जा रहा है, 4। सो टोटल ड्यूरेशन उसके विलेज में पहुंचने के लिए रजत को कितना समय लगा, इट इज 4 आवर एंड 2 मिनट्स। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमको ये 4 आवर 2 मिनट्स को तो पूरा टोटल मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले लिख लेते हैं टाइम को, 4 आवर्स 2 मिनट्स हो गया। सो हम लिखेंगे आवर और मिनट्स के बीच में कौन बड़ा है, आवर बड़ा है। सो हम आवर से मिनट्स में जा रहे हैं, तो आवर और मिनट्स में कितने नंबर की बॉन्डिंग है, 60 की बॉन्डिंग है। सो हम क्या करेंगे, इसको 4 इंटू 60, अब ये आवर नहीं रहा, ये क्या बन जाएगा, ये बन गया इतना मिनट प्लस 2 मिनट, हो गया। अब 4 6 कितना होता है, 4 6 होता है 24। सो 4 इंटू 60 क्या हो गया, 240। सो 240 मिनट प्लस 2 मिनट, राइट। सो 240 प्लस 2 क्या देगा हमको, 242 मिनट। सो हमने टाइम आवर और मिनट में भी निकाला और अलग से पूरा टाइम हमने मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया। सो ये है मिनट्स में आंसर और ये है उसके टोटल ड्यूरेशन का आंसर। सो इसके साथ हमने क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व कर लिया। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दी गई है। हम यहाँ पर 2 कंटेनर देख पा रहे हैं और दोनों कंटेनर में कुछ लेवल तक पानी भरा हुआ है। कंटेनर का नाम क्या दिया हुआ है, वेसल पी और वेसल क्यू। वेसल पी में पानी कितना ml है, हम लिख लेते हैं वाटर इन वेसल पी कितना है, 20 ml है। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं वाटर इन वेसल क्यू कितना पानी है, 200 ml है, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन वेसल्स P एंड Q आर मार्क्ड इन मिलीलीटर्स एज शोन इन द पिक्चर्स। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पिक्चर में कितना ml पानी वेसल P और वेसल Q में डाला गया है वो दिखाया गया है और मार्किंग मिलीलीटर्स में की गई है। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है विच वेसल कंटेन्स मोर वाटर एंड बाय हाउ मच, ठीक है। सो हम सबसे पहले इसको इस तरीके से लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। सो वाटर इन वेसल P कितना था, 20 ml। वाटर इन वेसल Q कितना है, 200 ml। सो यहाँ पे हम देखकर ही बता सकते हैं कि वाटर इन वेसल Q इज मोर एज कंपेयर टू वेसल P। अब हमको ये निकालना है कि कितना ज्यादा वाटर है वेसल Q में। सो हम क्या करेंगे, 200 ml से माइनस कर देंगे 20 ml, ठीक है। सो 0 से 0 गया 0, 0 से 2 तो जा नहीं सकता, सो 10 से 2 गया मतलब 8, और यहाँ पे 2 से 1 गया तो 1। सो हम क्या लिखेंगे इसको, ए का आंसर, वेसल Q हैज मोर वाटर देन वेसल P बाय, अच्छा इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से हम लिख सकते हैं। वेसल Q हैज 180 ml मोर वाटर देन वेसल P, वो बेटर रहेगा। सो वेसल Q हैज 180 ml मोर वाटर देन वेसल P। और जो इसका दूसरा क्वेश्चन था बी वाला, वो जल्दी से देख लेते हैं हम। इफ water from both the vessels are poured into a third vessel, how many milliliters of water will be there in the third vessel? So दोनों वेसल का पानी अगर एक तीसरे कंटेनर में डाला जाए तो कितना होगा, कितना मिलीलीटर्स ऑफ वाटर होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे,
सिंपली इसको प्लस करना है. सो थर्ड कंटेनर, water in third container, sorry, water in third container, water in third container. सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले वेसल P का ml लिखते हैं, फिर वेसल Q का ml लिखते हैं. ठीक है. सो ये अगर हम बिना ऐड किए भी दिखाना चाहे तो हमको क्या पता चल रहा है कि 200 ml प्लस 20 गिव्स अस 220 ml. ठीक है. सो इसको मैं थोड़ा सा, क्योंकि आप छोटे हैं तो इसको हम थोड़ा सा ऐड करके भी दिखा देते हैं. तो 200 ml हम थोड़ा सा पहले लिखेंगे और फिर उसमें 20 ml को ऐड करेंगे. सो इट गिव्स अस 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 2 गिव्स अस 2 और ये 2 यहीं पे आ गया. सो 220 ml ऑफ वाटर इज देयर इन द थर्ड कंटेनर. ओके. सो इसी के साथ हमने ये वाला क्वेश्चन पेपर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है. अगर आपको मेरा ये वीडियो, मेरे समझाने का तरीका पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल मैथ मैजिक बाय संगीता सरकार को सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग. बाय एवरीवन.